हेलो गाइस, स्वागत है आपका शैलेंद्र एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा के सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल पार्ट, जिसका एक वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। और उसी की सीरीज में, उस सब्जेक्ट की सीरीज में आज दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक आइडियाज़ ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और उसके साथ ही एक एनर्जी जो थर्मल एनर्जी है उसका भी डिस्कशन इसी वीडियो में होगा। इसके बाद आगे आने वाली वीडियो में जो एनर्जीज बची हुई हैं उनका डिस्कशन होगा। तो इसके डिस्कशन, इस पूरे टॉपिक के डिस्कशन से पहले हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनका डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, और जो आगे वीडियो आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस से रिलेटेड रहेंगे, ताकि आपको इनके जवाब भी मिलते जाएं। सो हम क्वेश्चंस देखते हैं। और ये देखिए, क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है आपका जो है सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला आया है, पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसको आज डिस्कस करेंगे। फिर है, पूरे टॉपिक के क्वेश्चन कवर हैं, सौर ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जाओं के मूलभूत विचार तथा उपयोग का उल्लेख कीजिए। इसके बाद पवन ऊर्जा के दोहन का सिद्धांत समझाइए तथा इसके उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन देखिए 2002 में आया है, ये 10 और 11 में आया है, ये 2002 में आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक स्वच्छ चित्र की सहायता से सौर ऊर्जा के दोहन को समझाइए, इसके लाभ एवं परिसीमा क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आपको आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस होंगे। फिर इसके बाद विभिन्न पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए, शक्ति उत्पादन के लिए इनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। ज्वार ऊर्जा का दोहन किस प्रकार किया जाता है, एक नामांकित चित्र द्वारा विस्तार पूर्वक समझाइए। उसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र का आप किस प्रकार वर्गीकरण करेंगे, निरंतर किस्म के बायोगैस संयंत्र का वर्णन कीजिए। और साथ ही साथ नाभिकीय रिएक्टर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर के विभिन्न हिस्सों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जो भी एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हर एक प्रकार की एनर्जी से संबंधित हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी एनर्जी से छूटा हुआ है। अतः ये बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसके लिए सारे वीडियोज़ को देखिएगा। इन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया गया है, और वो भी बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे नोट्स आपको मिलेंगे इसी में, जिसको आप बिल्कुल देख करके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। तो दोस्तों देखिए, चैप्टर जो पहला है ऊर्जा के स्रोत, उसी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण। ऊर्जा के स्रोत को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक है उपलब्धता के अनुसार और एक है उपयोगिता के अनुसार। उपलब्धता के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमारे दो तरीके के सोर्सेज हैं, एक प्राकृतिक सोर्स और एक कृत्रिम सोर्स। बिल्कुल इनकी सिंपल डेफिनेशन है कि प्राकृतिक जो स्रोत होंगे उसमें ऊर्जा जो स्रोत हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है। जैसे हम, ये बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल है कि वह ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति से, जैसे सूर्य से हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है वो भी नेचुरल है। पत्थर का कोयला जो भी हमको ज़मीन के अंदर प्राप्त होता है, लकड़ी हमको पेड़ों से प्राप्त होती है, ये नेचुरल है और नेचुरली हमें ये प्राप्त होती है। तो ये प्राकृतिक स्रोत है। इसके बाद जो है दूसरा स्रोत जो आएगा वो है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, लकड़ी का कोयला। हम ये जानते हैं कि जो भी खनिज संपदा पृथ्वी के अंदर है वो प्योर फॉर्म में नहीं है, उसको हम किसी न किसी रूप में आर्टिफिशियली कन्वर्ट करके फिर अगर ऊर्जा के स्रोत के रूप में यूज करते हैं तो वो सारे हमारे कृत्रिम स्रोत के अंदर आएंगे। जैसे हम लोग पेट्रोल डीजल इतना यूज करते हैं वो डायरेक्ट फॉर्म में प्रकृति से नहीं मिलता है। तो अभी हमने ऊपर बताया था कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को दो प्रकार से, उपलब्धता के अनुसार, तो ये हुआ उपलब्धता के अनुसार। अब है उपयोगिता के अनुसार। तो देखिए, उपयोगिता के अनुसार अगर हम देखते हैं तो दो प्रकार के हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। बहुत ध्यान से देखना, यही एग्जाम में आता है। तो देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पॉइंट वाइज डिस्कशन है और इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे पूरा नंबर मिलेगा।
परंपरागत अथवा इनको व्यापारिक ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं, वे स्रोत हैं जिनका उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। लंबे समय से करने का मतलब देखिए, नाम है परंपरागत, मतलब जो चीज़ें परंपरा से चली आ रही हैं। जैसे कि हम जो भी स्रोत हमें मिल रहे हैं, मीन्स जो भी हमें जिस तरीके से हम इनको यूज कर रहे हैं, एक लंबे समय से यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे जो स्रोत हैं, जैसे कोयले का यूज हम कर रहे हैं बहुत पहले से ही, लकड़ी का यूज हम बहुत पहले से कर रहे हैं, तेल और गैस का। हालांकि इसके साथ एक लिमिटेशन ये है कि इन स्रोतों की प्रकृति में सीमित भंडार है, क्योंकि कोयला है इसी अर्थ सरफेस पे है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इनके सीमित भंडार हैं, और इन्हीं सीमित भंडार जब पता चला कि भाई सीमित भंडार हैं इनके, तो हमें फिर अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ना पड़ा, और आज हम अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो परंपरागत में क्या हुआ, जिनका उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, तेल, गैस। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत जिन्हें हम कुछ समय पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, जिन्हें हम कुछ समय पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया। इनके अभी हम पावर प्लांट पे देखिए काम भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे एनर्जी के सोर्सेज जिनके पावर प्लांट अभी बन रहे हैं, बने भी नहीं अपने भारत देश में ही। तो अपरंपरागत स्रोत वे स्रोत जिन्हें हम कुछ समय पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रकृति में उपलब्ध ऊर्जा स्रोत। प्रकृति में उपलब्ध ऊर्जा स्रोत निम्न है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकृति में कौन कौन से ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं। तो देखिए, जीवाश्म या ऊष्मीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा, बायोमास या जैव द्रव्य ऊर्जा। तो दोस्तों, इन्हीं सारे फॉर्म्स को आपको एक एक वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ताकि वीडियो भी बड़ा ना हो और आपको आसानी में से समझ में आ जाए, और एग्ज़ाम के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो जाए। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, जो आता भी है एग्ज़ाम में। अब हम सबसे पहला एनर्जी का स्रोत जो ये है जीवाश्म या ऊष्मीय ऊर्जा, उसका भी पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे, ताकि आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाए। देखिए, ये है दोस्तों जीवाश्म या फॉसिल ईंधन, जिसको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, या ऊष्मीय ऊर्जा। इन्हीं से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इनके स्रोत कहाँ से हैं और कैसे हमें ये ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, इसका डिस्कशन। वनस्पति, मृत प्राणी आदि के पृथ्वी के नीचे दबने से, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप तथा सूर्य की गर्मी व वायुमंडल के दाब के कारण भूगर्भ में कोयला, तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि में परिवर्तित हो गए, जिन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी पृथ्वी के अंदर हमारे फ्यूल्स पाए जाते हैं, वो किसके कारण, वनस्पति, मृत प्राणी आदि जो दब गए, रासायनिक क्रिया हो गई, सूर्य की गर्मी, दाब के कारण या टेम्परेचर के कारण, वो कन्वर्ट हो गए किसमें, पेट्रोलियम, तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, उन्हीं को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब इसके बाद इनसे ये जो जीवाश्म ईंधन है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन तत्व मिले होते हैं, और जब हम इनका दहन करते हैं तो उनके फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जीवाश्म ऊर्जा। कहने का मतलब ये है कि जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। अगला पॉइंट है, और वह ये है कि इन ईंधनों में कोयला भूमि के अंदर खानों से, कोयले की बात कर रहे हैं तो खानों से, द्रव ईंधन यानी पेट्रोलियम तेल कुएं से, और गैस ईंधन गैस कुएं से बनाकर प्राप्त किया जाता है। ये इनके सोर्सेज जहाँ से हमें मिलते हैं। ये सभी ईंधन अपने गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हुए हैं, परंतु सभी के संगठन में कार्बन और हाइड्रोजन तत्व होते हैं। देखिए, ये सभी ईंधन मतलब चाहे कोयला हो, चाहे ईंधन हो, मीन्स पेट्रोलियम हो, चाहे आपका गैस ईंधन हो, इनके गुण तो भिन्न होंगे, लेकिन इनमें सभी में कार्बन और हाइड्रोजन तत्व होते हैं, तभी इनका दहन होता है, और इसके बाद जो है जीवाश्म ऊर्जा उत्पन्न, जीवाश्म ऊर्जा को हम जो है इसमें ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे इसका जो है कैसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा। तो देखिए, एक आपके सामने फिगर है, ये थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करने की विधि, इसके अंतर्गत फॉसिल फ्यूल्स जो अभी बताए, जीवाश्म ईंधन, उनके दहन के फलस्वरूप उसमें निहित रासायनिक ऊर्जा, चूंकि हाइड्रोजन कार्बन है तो रासायनिक तत्व हो गए, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन ही तापीय ऊर्जा कहलाता है। जब हम जलाते हैं तो जो उसमें जीवाश्म ऊर्जा है वो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर उस तापीय या ऊष्मीय ऊर्जा को टरबाइन द्वारा यांत्रिक शक्ति में
बदला जाता है और फिर वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब आप ये देखिए, ये फॉसिल फ्यूल से हम यहाँ पे विद्युत एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये स्टेप है कि इसको हमने पहले कन्वर्ट किया आपकी रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में, फिर टरबाइन में ले गए जहाँ से हमने यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया और उस यांत्रिक ऊर्जा को हमने फिर विद्युत जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। इसमें आपको ये फिगर बनाना बहुत ही अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। देखिए, जीवाश्म या फॉसिल फ्यूल है जिनको हमने जलाया और भट्टी या बॉयलर में जो वाटर है वो गर्म हुआ जिससे कि भाप में कन्वर्ट हुआ। ये भाप हाई वेलोसिटी से टरबाइन की ब्लेड पर स्ट्राइक करेगी, फोर्स लगाएगी, टरबाइन की ब्लेड घूमेगी और उसके घूमने से जो विद्युत जनरेटर कनेक्ट है वो आपको विद्युत शक्ति में कन्वर्ट कर देगा। टरबाइन या इंजन में जो स्टीम बचती है वो यहाँ संघनित्र में आती है जहाँ पे ये वाटर में कन्वर्ट होगी और फिर पंप की सहायता से ये वाटर फिर से बॉयलर में चला जाएगा। पिछले सेशन में हमने डिस्कस भी किया था कि बॉयलर का काम स्टीम को जनरेट करने के लिए होता है। इसके बाद इनकी उपयोग, सारी तरह की एनर्जी का उपयोग भी आता है। तो उपयोगिता देखेंगे, फॉसिल ईंधनों से शक्ति प्राप्त करने के लिए जो शक्ति प्लांट स्थापित किए जाते हैं उन्हें ऊष्मीय शक्ति प्लांट कहते हैं। फॉसिल ईंधनों का उपयोग करके इसके घरों में खाना पकाने के लिए भी फॉसिल ईंधनों का प्रयोग होता है। रेल इंजन, वायुयान, स्कूटर आदि में फॉसिल ईंधनों का प्रयोग होता है, ये हम सब जानते हैं। तो ये उपयोग लिखने के लिए आते हैं। तो ये वीडियो जो है आपकी बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम के टाइम पे भी और नोट्स बनाने में भी। ऑलराइट गाइस, तो होप करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ये नोट्स सभी के पास तक पहुंच जाएं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है।